day four of the book The Switch Activate Your Metabolism for a Healthier Life by जेम्स डब्ल्यू क्लेमेंट। तो कल हमने इसका जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था अबाउट द ईस्टर आइलैंड एंड ट्रांसप्लांट पेशेंट्स, उसके बारे में कि एम्प्टॉर और ऑटोफेजी कहाँ से शुरू हुआ था। एम्प्टॉर के या रैपामाइसिन का डिस्कवरी के बारे में, खोज कब हुई थी उसके बारे में बता रहे हैं ये आगे। तो बिफोर दैट कल मैंने क्लोज किया था कि इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, वो जो लास्ट कहते हैं ना, द स्टार्ट ऑफ दिस डिटेक्टिव स्टोरी begins with a powerful invention, the electron microscope। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो डिस्कवरी हुआ था उसके बारे में है कि इन्वेंशन जो जो उन्होंने जो इन्वेंट करके निकाला था, तो उसके बारे में बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप है क्या। बोले कि सीइंग द अनसीएबल, ठीक है, जो नहीं देख सकते हैं तो उसको देखने वाली चीज है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो बोले कि द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन द अर्ली पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी ट्रिगर्ड मेनी पैराडाइम शिफ्ट्स इन मेडिसिन। जब ये 20वीं सदी के शुरुआत में जब ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ था ना, तो ये बहुत बड़ा एक चेंज था मेडिसिन में, है ना, मेडिकल साइंस में। इट वाज पॉसिबल लार्जली ड्यू टू द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस। और ये हुआ किस लिए, कैसे है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो लेंस का अ, उसमें जो जो डेवलपमेंट हुआ उससे उससे हुआ। यूजिंग मैग्नेटिक लेंस टू फोकस एंड डायरेक्ट बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स whose wavelengths are 1/1 lakh of that of a light waves। मतलब लाइट वेव से भी 1/1 लाख, इतना इतना बोल रहे हैं कि मतलब उस तरह का वेवलेंथ बेसिकली, राइट। तो वो यूज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सॉरी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। So these microscopes can achieve magnification up to 10 million times। कैन यू इमेजिन दैट? 10 मिलियन टाइम्स का मैग्निफिकेशन कर सकते हैं किसी चीज का, इतना बड़ा करके दिखा सकते हैं। यानी छोटे से छोटे चीज को भी हम देख सकते हैं जो हम कभी शायद जिंदगी में ना देख पाए। दे अलाउस टू सी थिंग्स दैट आर इनविजिबल टू नॉर्मल माइक्रोस्कोप। नॉर्मल माइक्रोस्कोप में जो इनविजिबल होता है, जो दिखता नहीं है, उतने छोटे चीजों को भी दिखा देता है, सच एज बैक्टीरिया, वायरस, टाइनी सेलुलर पार्ट्स, है ना, ये सारी चीजों को दिखाता है। 1955 में क्रिस्टियन डी डो, एक साइंटिस्ट है जो कैथलिक यूनिवर्सिटी ऑफ लोवेन बेल्जियम के, और एक यूनिवर्सिटी वर्मोंट कॉलेज ऑफ मेडिसिन के एलेक्स नाविकॉफ, इन दोनों ने मिलकर इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से डिटेक्ट किया पहली बार ऐसे मेम्ब्रेन्स को, मेम्ब्रेन्स लाइक बैरियर्स विद इन सेल्स दैट सीक्वेस्टर कंपाउंड्स एंड डाइजेस्ट देम। मतलब ऐसी चीजों को इन्होंने किया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जो सेल बैरियर्स को भी मतलब तोड़ के उसको खा जाता है, राइट। तो इन्होंने उसका नाम दिया था लाइजोसोम। ठीक है, लाइजोसोम हमने शायद कभी ना कभी सुना है, पढ़ा है, अगर बायोलॉजी के कभी भी टच में रहे। इट इज LYSOSOME, लाइजोसोम। लाइजोसोम का मतलब है टू लूजन बॉडी, राइट। और इसके लिए इनको इनको 1974 में नोबेल प्राइज भी मिला था मेडिसिन में। 1961 में डॉक्टर पीट पोर्टर, पायनियर इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, वो भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में ही काम करते थे। उन्होंने अपने अपने एक पोस्ट डॉक्टरेट स्टूडेंट थे, थॉमस एशफोर्ड, उनके साथ मिलकर उन्होंने रैट के लिवर सेल्स को एग्जामिन किया, चूहों का ना लिवर सेल्स को। एंड उन्होंने वहां पर क्या देखा, जो ग्लूकोगॉन का एक्टिविटी, राइट, कैसे ग्लूकोगॉन काम करता है वगैरह। ठीक है, अ हार्मोन, ग्लूकोगॉन क्या है, हार्मोन made by the pancreas that among other things cause glucose to be produced by the liver and released into the bloodstream। क्या करता है कि उन्होंने ग्लूकोगॉन को जो देखा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, वो क्या कर रहा है कि बेसिकली एक ग्लूको हार्मोन मेड बाय द पैंक्रियास दैट अमंग अदर थिंग्स, और भी बहुत सारे काम करते हैं, उसके साथ में क्या करता है, causes glucose to be produced by the liver, लिवर में ग्लूकोज को प्रोड्यूस करता है, राइट, एंड रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और ब्लड स्ट्रीम में उसको फिर छोड़ता है। ठीक है,
तो ये दोनों साइंटिस्ट जो पोर्टर और एशफोर्ड, एशफोर्ड उनका जो जूनियर था, राइट, इनको क्रेडिट मिला कि ये लोग पहले ऐसे मतलब साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑटोफेजी को देखा है बेसिकली, दे एक्चुअली सॉ ऑटोफेजी, राइट। दो, लेकिन कई सालों बाद उसका एक्चुअल में लोगों ने मतलब उसको समझा है, लेकिन इन्होंने एक्चुअल में उसको व्यू किया था, ऑब्जर्व किया था, right? तो अभी ये ग्लूकोकॉन की बात आई तो यहाँ पर इन्होंने एक छोटा सा एक ये दिया हुआ है, अ टेल ऑफ टू हॉर्मोन्स, राइट। इंटरेस्टिंग कि ग्लूकोकॉन कैसे काम करता है ना, उसके बारे में बताया है। देखिए, द हार्मोन ग्लूकोगॉन इज प्रोड्यूस्ड बाय द अल्फा सेल्स ऑफ द आइलेट्स ऑफ द ऑफ लैंगरहैंस ऑफ द पैंक्रियास। मतलब बेसिकली ग्लूकोगॉन जो है वो एक ऐसा हार्मोन है जो लिवर के अल्फा सेल्स, सॉरी पैंक्रियास के अल्फा सेल्स बनाते हैं, राइट। ग्लूकोगॉन सेक्रीशन इज स्टिमुलेटेड बाय द इंजेक्शन ऑफ प्रोटीन। ग्लूकोगॉन को जो सेक्रीट करने के लिए वो उसको उसको स्टिमुलेट करता है प्रोटीन, ठीक है। जब तक प्रोटीन नहीं मिलेगा वो सेक्रेट नहीं होगा। बाई ए लो ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन, जब हमारी इसमें बॉडी में जब ब्लड ग्लूकोज लेवल जब लो रहेगा, दैट इज हाइपोग्लाइसीमिया का जो लेवल रहेगा, और जब हम एक्सरसाइज करेंगे, राइट, एंड बाई एक्सरसाइज ये इनहिबिट होता है, मतलब सॉरी ये जब ये रिलीज होता है बेसिकली, ठीक है, ग्लूकोकॉन बनता है। और इसको रोकता कौन है? जब कार्बोहाइड्रेट इंजेस्ट होता है तो ये रुकता भी है, ठीक है, इट इज इनहिबिटेड बाय द कार्बोहाइड्रेट। तो इंसुलिन इज प्रोड्यूस बाय द बीटा सेल्स। ऐसा ही एक दूसरा एक हार्मोन है, वो है इंसुलिन, ये बीटा सेल्स बनाती है पैंक्रियास, ठीक है। कब बनाती है? इन रिस्पॉन्स टू फूड, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स। जब कार्बोहाइड्रेट और फूड जब हमारे शरीर में जाता है उस वक्त इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। इस इंसुलिन का काम क्या है? इट्स लोअर्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल्स इन द ब्लड स्ट्रीम। वो हमारे जो ब्लड का में जो ग्लूकोज लेवल है उसको नीचे करता है बेसिकली, दैट इज इंसुलिन, राइट। और प्रमोट करता है टू स्टोर ग्लूकोज इन फैट, मसल, लिवर एंड अदर बॉडी टिश्यूज, राइट। तो ये दोनों का काम जो है दोनों ऑपोजिट है बेसिकली। यहाँ पे ये बताते हैं कि ग्लूकागॉन इज द यिन टू इंसुलिन यांग। यानी अगर दोनों इतने ऑपोजिट है कि अगर अगर ग्लूकागॉन मेल है तो इंसुलिन फीमेल है, अगर ग्लूकागॉन ठंडा है तो इंसुलिन गर्म है, ठीक। अगर अगर ग्लूकागॉन उजाला है तो इंसुलिन अंधेरा है, राइट। तो काइंड ऑफ टोटली ऑपोजिट दोनों, इट्स ए यिन एंड yang। इट स्ट्रांगली ऑपोजेस द एक्शन ऑफ इंसुलिन। ग्लूकागॉन क्या करता है? इंसुलिन के एक्शन को स्ट्रांगली ओपोज करता है, रेजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड स्ट्रीम बाय प्रमोटिंग द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। वो क्या करता है? हमारे जो ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है बाय ब्रेकिंग डाउन ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन वो ग्लूकोज है जो लिवर में, मसल में और फैट सेल्स में हमारे स्टोर्ड है। उसको ब्रेक डाउन करके वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, एंड बाय स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम एमिनो एसिड्स। ये है खास बात कि सिर्फ वहां से नहीं करता, वो एमिनो एसिड से भी ग्लूकोज को निकाल देता है, राइट। एंड एक ग्लाइसोरल करके है जो लिवर में, उसमें से भी वो अपना ग्लूकोज बना के निकालता है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है ग्लूकोनियोजेनोसिस, राइट। तो ये सारे काम करता है ये ग्लूकोगॉन, right? अब बाय इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड स्ट्रीम, जब जब हमारे ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा के रखता है, सो दैट ग्लूकोगॉन जब जब हम फास्टिंग करते हैं या जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस वक्त कैसे हमारा वो जो सिस्टम मेंटेन रहे, वो काम बेसिकली ग्लूकोगॉन ही करता है, राइट। क्योंकि वो ब्लड लेवल को, ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल को वो मेंटेन करके रखता है, right? तो दिस इज बेसिकली द टेल ऑफ टू हॉर्मोन्स। क्योंकि यहाँ पर ये जो बता रहे थे ना ये दो साइंटिस्ट के बारे में कि इन्होंने, पोर्टर एंड एशफोर्ड, इन्होंने इन्होंने वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ये देखा इनकी एक्टिविटी, तो ही पुट दिस थिंग इन अ ब्लॉक, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर चीज है कि टेल ऑफ टू हॉर्मोन्स, क्योंकि ये आगे हमें समझना पड़ेगा इस चीज को। तो हम अगर इन दोनों का काम अगर समझ के चले ना,
कि ग्लूकोगॉन क्या करेगा और इंसुलिन क्या करेगा, तो फिर आगे चीजों को समझने में हमको इजी रहेगा। Right? तो कह रहे हैं कि जब आगे कंटिन्यू करते हैं कि वंस इन द ब्लड स्ट्रीम इन सफिशिएंट क्वांटिटीज, इंसुलिन अनदर हार्मोन मेड बाय द पैंक्रियास अलर्ट्स cells to the presence of glucose in the bloodstream so that insulin dependent cells can bring the glucose into themselves to burn fuel. ये हम कई बार कई सेशंस में हम पहले भी जान चुके हैं कि कैसे बेसिकली इंसुलिन काम करता है, ठीक है ना। जैसे वो ब्लड स्ट्रीम में बोलते हैं नहीं, सफिशिएंट क्वांटिटी हो जाता है, वंस इन द ब्लड स्ट्रीम इन सफिशिएंट क्वांटिटी, तो अब इंसुलिन का काम बेसिकली स्टार्ट होता है, राइट। और वो बोलता है कि ग्लूकोज को कैसे बर्न करते हैं, नो टू यूज इट एज फ्यूल, राइट। अब दिस टेक्स प्लेस इन द सेल्स माइटोकॉन्ड्रिया, और ये सारे काम होते हैं सेल के अंदर में। एक चीज है कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक अलग से चैप्टर इसमें और है, बता रहे हैं, राइट। तो इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन आर क्लोजली टाइड टुगेदर बट जनरली वर्क्स एज टू एंड्स ऑफ अ स्पेक्ट्रम। ये दोनों साथ में तो हैं, बहुत क्लोजली काम करते हैं, जैसे बोलते हैं नहीं, मेल एंड फीमेल साथ में, लेकिन दोनों एक स्पेक्ट्रम के दो एंड्स हैं, बेसिकली दो छोर हैं। मे बी एक यू कैन कॉल इट एज अ रिवर, इसके दो साइड हैं जो कभी मिल नहीं पाएंगे, राइट। तो उस तरह है बोल रहे हैं ये। इन विच द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड स्ट्रीम इज द डिसाइडिंग फैक्टर एज टू विच इज टर्न्ड ऑन। अब ये इसमें वही है कि ग्लूकागॉन और इंसुलिन का जो काम करने का ये है कि हमारे ब्लड में, हमारे खून में कितना ग्लूकोज है, वो निर्धारित करेगा कि कौन ऑन होगा और कौन ऑफ होगा, राइट। कौन सा काम, कौन काम करेगा, ग्लूकागॉन करेगा या इंसुलिन का काम करेगा, राइट। सो टू लो मतलब ग्लूकागॉन विल बी रिलीज्ड इन ऑर्डर टू कॉज द प्रोडक्शन ऑफ मोर ग्लूकोज। टू हाई मतलब इंसुलिन विल बी रिलीज। अगर बढ़ जाएगा तो इंसुलिन, घटा रहेगा तो ग्लूकागॉन काम करेगा, राइट। सो विद द एड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इन्होंने क्या किया, ये जो एशफोर्ड और पोर्टर ने, इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से इन्होंने सेल मेम्ब्रेन को ना ऑब्जर्व किया। सर्टेन were able to observe certain membranes within cells that were in various stages of being degraded or broken down. तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा कि सेल मेम्ब्रेन्स में ना, सेल के अंदर का जो मेम्ब्रेन्स है वो कई अलग अलग स्टेजेस में ना वो टूटते जा रहे हैं, डिग्रेड हो रहे हैं, ब्रेक डाउन हो रहे हैं। They also noted that it had recently been documented in medical literature that glucagon breaks down proteins via the same process. जैसे मैंने बताया ना, वो अमीनो एसिड्स को भी ब्रेक डाउन करता है इसी प्रोसेस ग्लूकागॉन। तो द नेक्स्ट ईयर क्या हुआ था कि आफ्टर रीडिंग द जर्मन साइंटिस्ट हैड ऑब्जर्व्ड, आफ्टर reading that German scientists had observed small specialized membrane degrading structures within the cells called organelles, which when cells were injured and starved, कुछ जर्मन साइंटिस्ट ने बाद में फिर से ऑब्जर्व किया कि सेल के अंदर में एक ऑर्गेनल्स करके एक अलग ही एक चीज है, जो इंजर्ड होते हैं और स्टार्व्ड हो जाते हैं, right? तो इसी चीज को, मतलब ये जो खुद को खाने का वाला जो स्ट्रक्चर है ना, जो अमीनो एसिड को खा रहे हैं ग्लूकागॉन, ये जो प्रोसेस है ना कि भाई अमीनो एसिड से भी निकाल लेता है। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड ऑटोफेजी। तो इन्होंने डुबे जो थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने उसको टर्म किया कॉल्ड ऑटोफेज। आई थिंक मैं थोड़ा बहुत समझा पा रहा हूँ आप लोगों को, बिकॉज मुझे खुद ही इसको दो तीन बार पढ़ना पड़ा टू टू गेट अ पिक्चर ऑफ हाउ हाउ दिस वुड हैव वर्क, ठीक है। तो होपफुली होपफुली आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर, ठीक है। अगर अगर कुछ डाउट हो तो यू कैन क्लैरिफाई इट लेटर, ठीक है। आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट। तो इन्होंने इसका टर्म किया था ऑटोफेजी, टू टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग मेम्ब्रेन, सेक्वेस्टरिंग कंपाउंड्स एंड डाइजेस्टिंग द टारगेटेड कंपाउंड, ठीक है। तो जहां पे वो टारगेटेड कंपाउंड्स होगा उसको वो खा भी लेता है। तो इस चीज को उन्होंने ऑटोफेजी करके टर्म किया। अब इट वॉजंट अंटिल अ डेकेड लेटर, करीब एक 10 साल बाद में ही हुआ था कि एक्चुअल में दैट वन ऑफ द की सेलुलर मैकेनिज्म्स इन्वॉल्वड इन टर्निंग ऑटोफेज, दैट इज एमटोर, के बारे में फिर बाद में डिस्कवर हुआ, करीब 10 साल बाद, राइट। और ये कहाँ पर हुआ था, ये एक एक रिमोट आइलैंड है
पॉलिनेशियन ग्रुप में, चिली वगैरह, वो जो हवाईयन आइलैंड्स, वहां पर एक एक रिमोट आइलैंड है, ठीक है, विच इज वेरी स्मॉल एक्चुअली, ठीक है, 14 माइल्स लॉन्ग एंड 7 माइल्स वाइड। इतना छोटा एक आइलैंड है, वहां जाकर इसका ओरिजिन पता चला। ये जो रैपामाइसिन है, एम्प्टोर कहाँ से निकल कर आया, ये वहां जाकर पता करा, ठीक है। तो नेक्स्ट ये वही बता रहे हैं कि द डिस्कवरी ऑफ द स्विच, ठीक है, ये जो स्विच का जो डिस्कवरी कैसे हुआ था, उसकी खोज कहाँ से हुई थी, कब हुई थी। तो उस आइलैंड का नाम है ईस्टर आइलैंड। एंड छोटा सा एक वॉल्केनिक आइलैंड है बता रहे हैं, जो पैसिफिक ओशन में है। पॉलिनेशियन जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, चिली, हवाई, वो जो ग्रुप है ना, तो वहां पर है। एंड इट्स मोर देन 2000 माइल्स ऑफ द कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका से करीब 2000 मील दूर है। और 1100 मील दूर है टू द नियरेस्ट पोलिनेशियन आइलैंड ऑफ पिटकेन, ठीक है, जहाँ पर रॉयल नेवी शिप के थोड़े कुछ म्यूटिनियर्स थे। तो वो वहां पर कभी जाकर एक टाइम में सेटल हुए थे, ठीक है। तो थोड़ा सा उसका हिस्ट्री बताया है कि कैसे इसराइल में ये हुआ था कर। तो वहां पर ये जो म्यूटिनियर्स थे, जो बगावत करके रॉयल नेवी शिप के HMS बाउंटी के, तो वो लोग वहां जाकर सेटल हो गए थे। बट जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स है, वो करीब 15,000 लोग ही थे उस टाइम, ठीक है। दैट इज वे बैक इन 1722, उस टाइम की बात कर रहे हैं, right? तो एक डच एक्सप्लोरर थे, तो उन्होंने उस आइलैंड को बेसिकली उन्होंने डिस्कवर किया था 1722 में। राइट। और तब वो ईस्टर का दिन था, तो उन्होंने उसका नाम डाल दिया भाई ईस्टर आइलैंड, राइट। और आज वो इट्स वर्ल्ड हेरिटेज क्या बोलते हैं, साइट, राइट, क्योंकि वहां में आर्कियोलॉजिकल रूइंस बहुत सारे पड़े हुए हैं। कुछ माओई जो लोग थे वहां के, जो एक्चुअल जो रेजिडेंट्स थे, उन्होंने वहां पर कुछ स्टैच्यूज वगैरह बनाए हुए हैं। यहाँ में ही इज गिवन अ पिक्चर ऑफ दैट प्लेस आल्सो। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि ये द डिस्कवरी ऑफ स्विच हुआ था। अब ये तो जगह के बारे में उन्होंने बताया। 1972 में कैनेडियन रिसर्च ग्रुप था एक, मैकिल यूनिवर्सिटी के, उन्होंने वहां से कुछ सॉइल सैंपल्स निकाले थे, ठीक है, ईस्टर आइलैंड से। और उसमें से उनको एक चीज मिला, दे डिस्कवर्ड स्ट्रेप्टोमाइस हाइग्रोस्कोपियस करके कुछ एक बैक्टीरिया स्पीशीज है। उसका उन्होंने वहां में दे कुड फाइंड इट दैट इन। और उस बैक्टीरिया स्पीशीज से क्या मिला कि दैट secretes अ compound टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ कॉम्पिटिटिव फंगाई एंड टू ऑब्जर्व एज मेनी न्यूट्रिएंट्स एज पॉसिबल फॉर इटसेल्फ। तो इन्होंने उस बैक्टीरिया में पता किया, जब उन्होंने उसका उधर का सॉइल सैंपल्स निकाला था, कि उसके अंदर में, उस बैक्टीरिया के अंदर में एक कंपाउंड है जो फंगाई की ग्रोथ को रोकता है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव फंगाई की ग्रोथ को रोकता है। और उसमें से न्यूट्रिएंट्स लेकर वो खुद के इस्तेमाल के लिए यूज कर लेता है, न्यूट्रिएंट्स को, right? तो इन्होंने इसका नाम दिया था, दैट दैट रिसर्चर्स, जो कैनेडियन रिसर्चर्स थे, उसका नाम दिया था रैपामाइसिन। अब क्यों रैपामाइसिन नाम दिया था, ये भी जरूरी है, क्योंकि ये उस आइलैंड का नेटिव नेम है, ठीक है, और कुछ नहीं। हम सोच रहे हैं भाई क्यों रैपामाइसिन दिया था, कुछ कुछ ऐसा कोई साइंटिफिक नेम नहीं है। दैट आइलैंड्स नेटिव नेम वाज रैपामाइसिन, ठीक है। तो ऐसे करके उन्होंने उसका नाम दिया। बट यूके में इसका इसका नाम कुछ और ही है, सिरोलिमस करके इसका नाम है इसके। तो सिरोलिमस करके जनरली इसको यूके वगैरह में इसको बोला जाता है। तो सिरोलिमस का क्या किया था, was shown to act as an antibiotic with powerful antibacterial, antifungal and immunosuppressive effect। तो सिरोलिबस या रैपामाइसिन अगर जब अभी नाम दिया गया, तो इसको जब देखा गया तो ये एंटीबायोटिक पाया गया, पावरफुल एंटीबैक्टीरियल पाया गया, एंटी फंगल, इम्यूनोसप्रेसर, ये सारे प्रॉपर्टीज इसमें पाए गए। अब देखिए ये बेसिकली क्या कर रहा है ये, कि आप अगर इसका अगर एक्टिविटी को समझें कि ये सिरोलिमस या रैपामाइसिन, अगर जो इसका नाम दिया था, ये एक ऐसा ये है कि वो उस फंगई को बढ़ने नहीं दे रहा, राइट। वो खा जा रहा है वहां से उस चीज को, ठीक है। बट लेकिन वो खुद भी ग्रो कर रहा है करके।
तो बेसिकली रैपामाइसिन का एक्टिविटी में क्या है कि वो एक एंटीबायोटिक का भी काम कर रहा है, राइट। वो बुरी चीजों को खत्म करके वो एंटीबायोटिक का काम कर रहा है। तो यहाँ पर फिर एक और डॉक्टर थे, डॉक्टर सुरेन सहगल, ठीक है, मस्ट बी एन इंडियन, तभी सहगल टाइटल है, ठीक है। तो ही इज फ्रॉम कनाडा, तो वो वहां पर गए थे और उन्होंने क्या किया कि सिरोलिमस को आइसोलेट किया, ठीक है, उस पूरे जो बोलते हैं ना दैट बैक्टीरिया से, एंड ऑब्जर्व दैट द कंपाउंड पोजेस ट्यूमर सप्रेसिंग एट्रीब्यूट्स। उन्होंने इतना भी पता किया कि उसमें ट्यूमर को खत्म करने का एट्रीब्यूट्स भी है, right? और उन्होंने फिर उस सैंपल को नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट यूएस का जो है वहां पर भेजा, और उसके बाद में वो उधर में तो और ज्यादा रिसर्च हुआ, तो फिर उसके बाद में उसको एक एक प्रायोरिटी ड्रग की तरह डेवलप किया कि इसको आंसर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज है, तो उसको ड्रग की तरह डेवलप किया जाए, ठीक है। और 1980s में लैब्स बिगैन स्टडीइंग सिरोलिमस। तो 72 में ये सारा सैंपल वगैरह मिला, तो 8 साल लगे। 80 के टाइम में, 80 के दशक में इस पे काम और ज्यादा शुरू हुआ, और कई सारे साइंटिफिक पेपर्स निकले उस टाइम में कि उसकी जो इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन सेल ग्रोथ, ठीक है, ईस्ट में, फ्रूट फ्लाइज में, राउंड वर्म्स में, फंगाई में, पेड़ों में, बेसिकली प्लांट्स में, इन सब में जब इसको अप्लाई करके देखा गया सिरोलिमस को, तो ये क्या है कि इसमें सेल ग्रोथ, जो जो कैंसर में बेसिकली बोलते हैं ना कि वो खुद ही अपना सेल ग्रो करता है, ठीक है, तो उसको इनहिबिट करके, उसको रोकने का इसमें प्रॉपर्टीज है करके पता किया गया, राइट। और लेटर ऑन इन मैमल्स ऑल्सो, जो स्तनधारी जीव हैं उनमें भी ये कैसे इस चीज को रोकेगा, ये पता गया। तो ये ये तो जस्ट एक 80s में उन्होंने आइडिया लगाया, ठीक है, बट इट wasn't until 1994 that scientists finally discovered the mammalian version of tor, thanks to the work of David Sabatini and his colleagues. तो 1994 में जाकर अगेन अनदर लाइक 15-20 years बाद में, तब जाकर उनको एक्चुअल में इसका जो मेमेलियन वर्जन, या क्या बोलते हैं ना, स्तनधारी लोगों में यूज करने का, स्तनधारी जीवों में जो यूज करने का जो वर्जन है, तब जाकर उनको जाकर उसमें वो काम कर पाए, जो टॉर का उसको वो डिफाइन कर पाए कि हाँ भाई ये स्तनधारियों में भी यूज किया जा सकता है। और in all these organisms, the inhibitory mechanism involves binding to the target protein. ये सारे बोल रहे हैं कि ये जो ऑर्गेनिजम्स में जहां में ये काम कर रहा है, जो इनहिबिटरी मैकेनिज्म, जो जो बोलते नहीं, जो रोकने का जो मैकेनिज्म है, ये है कि बेसिकली कैसे करता है, ये जाकर उस प्रोटीन पे जाके चिपक जाता है वो, ठीक है, इन्वॉल्व बाइंडिंग टू द टारगेट ऑफ प्रोटीन, और इसीलिए इसका नाम गया है कि टारगेट ऑफ रैपोमाइसिन। राइट, देखिए ये टोटली पूरा है, ये स्टोरी समझाने का आइडिया यहाँ पर ऑथर का ये है कि भाई क्यों इसको दैट टॉर नाम दिया गया, टारगेट ऑफ रैपामाइजिन करके बोला गया। और मैकेनिस्टिक है, तो मेमेलियन पहले बोलते थे, अभी मैकेनिस्टिक इसीलिए बोला गया है कि क्योंकि ये जाकर वो प्रोटीन में चिपक जाता है बेसिकली, राइट। सो पुट सिंपली, अगर सिंपली अगर डाला जाए तो रैपामाइसिन और सिरोनिमस बाइंड्स टू टॉर एज अ की फिट्स इनटू अ लॉक, ठीक है। तो समझना ये पड़ेगा कि सिंपल टर्म्स में ये है कि रैपामाइसिन जो है ये उस पर्टिकुलर प्रोटीन में, ठीक है, बाइंड्स टू द टॉर या टारगेट में, प्रोटीन में जाके ऐसे चिपकता है, ऐसे मिलता है जैसे कि मानते नहीं किसी ताले की अगर चाबी होगी, तो वो पर्टिकुलर एक एक ताले की एक चाबी होगी ना, तो वही चाबी फिट होगी, और कोई चाबी तो फिट नहीं होगी। तो इसी तरह इंडिविजुअली एक एक सेल का जो है ना, ये ये जो डिफाइंड है एक्चुअली कि कौन सा रेपामाइसिन जाकर किस सेल में जाके लगेगा, किस स्टोर में जाके लगेगा, राइट। तो इट इज सो यूनिक बता रहे हैं, ताले चाबी की तरह, राइट। तो इन डूइंग सो तो टॉर एक्टिविटी इज लोअर। फॉर पर्पस ऑफ डिस्कशन गोइंग फॉरवर्ड आई यूज, हाँ, तो इसको आगे इन्होंने पूरा इसको डिफाइन ऐसे नहीं किया, इन्होंने एम टॉर करके ही पूरा एक्सप्लेन किया है इसको कि अरे क्या कीड़ा विड़ा, तो एम टॉर करके इन्होंने इसको आगे पूरा एक्सप्लेन किया है। तो ये जो
जब जब ये सिरोलिमस का डिस्कवरी हुआ था, विच लेड टू द डिस्कवरी ऑफ एमटॉर, allowed scientists to begin mapping out the biological pathways leading to the activation or conversely inhibition of mTOR and the resulting effect. तो इसके जब डिस्कवरी के बाद में ना साइंटिस्ट लोग क्या किए कि उसका उल्टा तरफ भी देखने लगे कि अगर mTOR काम नहीं करेगा तो क्या होगा, कन्वर्स एक्टिविटीज भी उनको सारा कुछ चेक करने लगे उसको। और वन सच एक्टिविटी, वन सच ऑब्जर्वेशन उनको जब मालूम चला वो ये था कि दैट व्हेन mTOR इज एक्टिवेटेड ऑटोफेजी इज सप्रेस्ड। तब जाकर इनको मालूम चला कि जब एमटॉर एक्टिवेट होता है, एमटॉर बेसिकली ग्रोथ से रिलेटेड है, राइट। तो वो जब वो एक्टिवेट होता है तो ऑटोफेजी सप्रेस हो जाता है। ऑटोफेजी खुद को खाने वाला चीज, राइट, वो सप्रेस हो जाता है। एंड जब ऑटोफेजी काम करने लगता है तो एमटॉर सप्रेस हो जाता है, राइट। सो दिस कंट्रोल्स इन सम सेंस वेदर द सेल इज एन एनाबॉलिक स्टेट या कैटाबॉलिक स्टेट। तो ये बेसिकली यही है कि डिसाइड करता है कि हमने इस टर्म को शायद जाना होगा कि नहीं, एक एक होता है कि एनाबॉलिक स्टेट, ठीक है, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक मतलब कि ग्रोथ वाला पार्ट हो गया, और कैटाबॉलिक इज क्लीनिंग पार्ट, राइट, या डिस्ट्रक्शन पार्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि जब ये एमटोर और जो ऑटोफेजी एक्ट करता है ना, तो इसमें वही है कि अगर एमटोर एक्ट कर रहा है तो दैट इज एन एनाबॉलिक स्टेट फेज बेसिकली, और जब ऑटोफेजी होता है दैट इज कैटाबॉलिक, ठीक है, वो उसको खत्म कर रहा है, बेसिकली क्लीनिंग वाला फेज हो जाता है, ठीक है। तो इट हेल्प्स टू थिंक ऑफ एमटोर फंक्शंस एज द सेंट्रल हब ऑफ सेल सिग्नलिंग सिस्टम। तो यहाँ में बोल रहे हैं कि जो जो एमटॉर है बेसिकली इसका जो काम है, ये सेंट्रल हब हो जाता है एक सिग्नलिंग सिस्टम की, कब इसको ऑन करना है और कब इसको ऑफ करना है, कब कैटाबॉलिक स्टेट में जाना है और कब एनाबॉलिक स्टेट में जाना है। तो ये एक मेन सिग्नलिंग सिस्टम हो गया, या आप बोल सकते हैं कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, ठीक है। बड़ा समझने वाले तरीके से बताया है कि ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है उसका, ठीक है, उस पर्टिकुलर सेल, ठीक है। सो देयर इज अ रीजन व्हाई इट्स बीन कंजर्व्ड थ्रू 2 बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन। ये बोले कि कैसे, बोले कि 2 मिलियन साल से जब एवोल्यूशन हुआ है मैनकाइंड का, या पूरे दुनिया में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आए हैं तब से ये टिका हुआ है। क्यों है? क्यों बोल रहे हैं कि अ मास्टर रेगुलेटर ऑफ सेल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, इट्स वन ऑफ द सीक्रेट्स ऑफ हाउ सेल मेटाबॉलिज्म लाइफ इज ऑर्केस्ट्रेटेड विद इन द सेल, एंड इट इज द एसेंस ऑफ द स्विच। क्योंकि ये जब से अगर आप इस चीज को अगर ऐसे समझें कि 2 मिलियन ईयर्स बैक, जब दुनिया में पहली बार एक पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म आया था, उसमें एक सेल था, तो वहां से ये वैसे का वैसे ही काम कर रहा है, ठीक है। क्योंकि बोलते नहीं, हमारी जो पूरे लाइफ का एग्जिस्टेंस इसी पे डिपेंड है, ये जो बैलेंस को बना के चल रहा है, ये एमटॉर बेसिकली, राइट। तो यही है बेसिकली यहाँ पे कि ये स्विच तब से ही काम कर रहा है, ऑटोफेजी एंड एमटॉर के बीच का जो स्विच है, दैट हैज बीन इवॉल्व सिंस द बिगिनिंग। क्योंकि ये पूरा हमारे लाइफ का पूरा दारोमदार इसी से है, पता है, ठीक है। And today, sirolimus is used in organ transplant patients to prevent rejection and has become one of the hottest anti-aging and anti-cancer drugs under investigation. तो आजकल इस सिरोनिमस को उन्होंने ना अलग करके दे आर यूजिंग इट ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांट। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के केस में क्या हो जाता है ना कि बॉडी रिजेक्ट ना करे, उस केस में दे आर यूजिंग सिरोनिमस या रेपामाइसिन को यूज करके हमारी बॉडी को एक्सेप्ट कराता है बेसिकली, ठीक है। And it has become the hottest anti-aging and anti-cancer drugs, right, under investigation because it has the extended the lifespan of every living thing tested in the laboratory. क्यों क्यों इसको? क्योंकि जो लैब टेस्टिंग के लिए जो भी एनिमल्स को यूज करते हैं ना, उसमें किसी भी चीज में, किसी भी जानवर में जब इस चीज को रेपामाइसिन को यूज किया गया तो वो उसकी लाइफ को बढ़ाया ही है। आगे इन्होंने पूरा एक पूरी रिसर्च के बारे में बताया है कि हाउ माइस के ऊपर में इन्होंने सिरोलिमस को टेस्ट किया था, और 4 वीक माई जो या 4 मंथ ओल्ड बोलते नहीं, जो कंपेरिज
कंपैरेटिवली जैसे अगर ह्यूमन बींग्स के साथ में कंपेयर करेंगे तो कितना उम्र होगा, तो उसमें वो बूढ़े से बूढ़े जो चूहे को भी जब इन्होंने सिरोनिमस दिया था तो उसकी उम्र बढ़ गई थी, मतलब उसकी एक्टिविटी बढ़ गई, राइट। और ही वॉज डूइंग एज अ यंगर माइस उसकी एक्टिविटी। उसके बारे में हम आगे जानेंगे, ठीक है। मैं जस्ट गिव एन ओवरव्यू कि आगे क्या आने वाला है, ठीक है। तो आज हम यहाँ पर रोक लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा हेवी डोज हो गया आज मेरे ख्याल से, राइट। क्योंकि मुझे खुद इसको समझने के लिए मैं कल काफी देर बैठा रहा, कि भाई, क्योंकि एक तो होता है रीडिंग पार्ट, मैं पढ़ता हुआ चला जाऊंगा, ठीक है, मेरे दिमाग में कुछ जा रहा था। बट देन जब डिलीवरिंग पार्ट आती है कि मैं आप लोगों को कैसे इसको डिलीवर कर पाऊंगा, तो आई हैड टू रीड इट, दो चार बार पढ़ा, एंड आई होपफुली वाज एबल टू डू जस्टिस। श्रीलाल सर, वाज इट ओके? या ओके, ग्रेट। तो शायद आप लोगों को थोड़ा बहुत भी समझ में आया हो कि क्या यहाँ पे वो बताना चाह रहे हैं, मतलब, राइट। सो आज हम यहाँ पर इसको एक पॉज लेते हैं एंड विल कंटिन्यू दिस थिंग ऑन मंडे, बिकॉज कल तो संडे है, right? तो कल हमारा ये रहेगा नहीं दिस सेशन, राइट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। तो बैक टू यू राजेश सर। थैंक यू सर, थैंक यू। अगर किसी को कुछ पूछना हो, अगर किसी को कुछ डाउट रहा हो मेरे इस डिलीवरी के दौरान, तो मैं सबको थोड़ा अनम्यूट कर लेता हूँ। आज काफी हद तक तो समझ में आया है। मैं एमटोर एमटोर हमेशा सिला सर ही बोलते थे ना, पक्का पकड़ में नहीं आता था ये कौन सा आइटम है। आज थोड़ा सा क्लैरिफाई हुआ ये ये जो एमटोर होता क्या है। साइकिल है, इस साइकिल को एक स्टोरी की तरफ याद रखना होगा। ऐसे भी नहीं कि अकबर एक बार आपने याद किया तो वहीं पे रहेगा, नहीं वो सब भूल जाएगा बाद में। अभी इतने बार इसको कई बार पढ़ चुका है, तो मनोज सर जो बोल रहा है तो आई कुड। आप पहले के बारे में काफी पढ़ा हुआ है। हाँ, मैं इसके बारे में काफी पढ़ा हूँ, इसलिए मनोज सर जब बोल रहा था तो उससे पहले मैं बोल पा रहा था दिस इज व्हाट ही इज गोइंग टू से। तो लेकिन इसके लिए थोड़ा टाइम आप लोगों को भी, मतलब जिन लोगों को इसका वो पूरा ये चीज को एकदम ग्रास्प नहीं हुआ, थोड़ा सा टाइम इसमें स्पेंड करना होगा। लेकिन ये मैं भी रापामैसिन के बारे में मुझे कोई, इन द सेंस उसका हिस्ट्री क्या है इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। ममेलियन टारगेट ऑफ रापामैसिन क्या है करके आज आज समझ में आया। उसके पीछे एक आइलैंड है, वहां का लोग है, ये सब अभी समझ में आया। तो मतलब अभी एनाबॉलिक एक्टिविटी, कैटाबॉलिक एक्टिविटी, तो बहुत सारी चीजें बताया, लेकिन ये सब जिनको इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है पूरा मिक्सअप हो जाता है। लेकिन वो क्यों एनाबॉलिक एक्टिविटी है, क्यों कैटाबॉलिक एक्टिविटी है, इफ यू रियली कुड अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इट इज, तो बहुत इजी है, सिंपल है, ज्यादा कोई टफ चीज नहीं है। लेकिन उसको सिंपल बनाने के लिए यू मे हैव टू स्पेंड सम टाइम हियर। थैंक यू मनोज सर, बहुत अच्छा से बहुत बढ़िया से बताया आपने। नहीं, अभी कोई मान लीजिए कोई कैंसर का कोई क्लाइंट है, वो पूछता है मुझे क्या करना है, तो उसको ऑटोफेजी रेकमेंड करना चाहिए क्या? ऑटोफैजी बहुत अच्छा चीज है स्किल। लेकिन ऑटोफेजी में मतलब क्या, एकदम एम्प्टी स्टमक रहो? ऑटोफैजी एक्टिवेट होने के लिए तो टाइम लगता है, वही तो हाँ, 16 आवर्स, 18 आवर्स, 20 आवर्स लगता है ऑटोफैजी बॉडी में एक्टिवेट होने में। तो इतना लाइसोसोम लंबा टाइम का फास्टिंग कर सकते हैं लोग? आराम से। क्यों नहीं कर सकते, बेशक कर सकते। लाइसोसोम जो है हमारा हमारा सेल के अंदर का एक ऑर्गेनल है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है उस तरह वैसे हमारा सेल के अंदर का एक ऑर्गेनल है लाइसोसोम, दैट एक्चुअली कलेक्ट्स द अनहेल्थी, उसमें जो डेड सेल्स है, जो अनयूज्ड पार्ट्स है, ये सब चीजों को, ये लाइसोसोम एक बैग जैसे है, बैग लाइसोसोम इस चीज को कलेक्ट करते हैं।
वहां से फिर ऑटोफेजी स्टार्ट होगा। हाँ, अच्छा स्टार्ट होगा। हाँ, हम्म, वो चलिए, एक्टिविटी चालू होने के लिए टाइम लग जाता है। ओके। इनिशियली ऑटोमेटिक स्टार्ट होने के लिए टाइम लगता है, उसके बाद में इवन 20 आवर्स रिक्वायरमेंट नहीं होगा। हाँ, हाँ वो है, ऐसा नहीं है कि एवरीडे आपको 20 आवर्स नहीं नहीं का हाँ, नहीं नहीं, टोटल। नहीं, बात ऐसे है, आपका सबसे पहले आपका ग्लाइकोजन स्टोर डिप्लीट होना चाहिए। खत्म हो जाना चाहिए। हम इतना ज्यादा खा रहा है कि वहां पे स्टोर में है, तो ये एक्टिवेट किस लिए होगा? जब कोई चारा नहीं बचेगा तब ये एक्टिविटी चालू होगी। ओके, चलिए फिर आगे और इंटरेस्टिंग होगा। ओके मैम। ऑटोफैजी जो है बॉडी का इंटरनल क्लींसिंग है, ऐसे समझो। हम्म, बॉडी दूसरे काम में बिजी है, तो क्लीनिंग किस लिए करेगा? तो उसको जो कैंसर पेशेंट आएगा उनको पहले तो आप फास्टिंग पे डालें, डाइट पे डाले, और फिर धीरे 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 उसको कंडीशन से लेके आना पड़ेगा। नहीं इसका मतलब ये है कि बहुत सारे जब आते हैं ना, तो उनको वो ऑलरेडी खाया नहीं जा रहा है उनसे, लेकिन उनको जबरदस्ती राइट, जबरदस्ती जबरदस्ती खिला रहे खिलाया हैं। जाता है। बॉडी बोल रहा है कि भैया मत डालो हाँ 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 अंदर, मैं ठीक हूँ। हाँ। वो अपना एक्टिविटी शुरू करना चाहता है, लेकिन लोग शुरू करने नहीं देते उसको। हार्ड नहीं खा सकते तो लिक्विड में खिलाओ। लेकिन कैसे भी ठेल ठाल के ट्यूब से घुसा देते हैं अंदर। लेकिन आप जब अगर ऐसा बोलने लगे कि मत खिलाओ, तब तो फिर उल्टा ही हो जाएगा कहानी। उसमें रीजंस भी अलग अलग है, जैसे कि हाँ, कोई कीमो पेशेंट नहीं है, तो वो कीमोथेरेपी के टाइम में उसका बॉडी और वीक हो जाता है। ठीक हो जाता है, राइट। तो वो भी रीजन है कि वो मीन्स उसमें इम्यूनिटी का रोल आता है उधर। तो ऑटोफैजी एक साइड है, उसके साथ में हम इम्यूनिटी को भी समझेंगे तो कैंसर में ये कैसे काम आएगा थोड़ा और। नहीं ये, नहीं ये जो बोल रहे हैं ये कुछ अर्लियर स्टेज का बात है, बहुत लेटर स्टेज हाँ, में तो These काम नहीं all है। things are for healthy people to follow. करेक्ट हाँ, करेक्ट। पेशेंट्स के लिए बहुत नहीं, अर्ली। healthy लोगों के लिए ये सब चीजें। नहीं मे भी जितने ये युवराज सिंह वगैरह वगैरह जो बहुत अर्ली स्टेज में इन्होंने इस बात को समझ के कर लिया अपने आप को, ये लोग सब बढ़िया हैं। इवन जिनको एक बार कैंसर भी होता है और बाद में बोलते हैं कि क्यूर हो गया, बट ये स्टेम सेल में जाने से पहले इसको रोकने के लिए सब अच्छा है। मीन्स वो स्प्रेड नहीं होगा फिर, या कंप्लीट रिकवरी होगा। ओके, ओके देन, बाय बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। मंडे मिलते हैं फिर।